हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल AMPC में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे थे और सही बताऊं तो पिछली क्लास में जैसा आप लोगों ने मेरे को रिव्यू में भेजा कि एक्चुअल कंसेप्ट जो है पैरेलैक्स का वो समझ आया। तो बच्चों, यहां से हमें पता चला कि कुछ भी टॉपिक समझने के लिए उसके न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है। और न्यूमेरिकल भी कैसे करते हैं, जो बेहद आसान है। तो बच्चों, एरर्स की हम लोगों ने डेरिवेशन करी थी, आप लोगों को याद होगा। एरर्स की इन डेरिवेशंस के ऊपर एरर की प्रोपोगेशन हो, एब्सोल्यूट एरर हो, रिलेटिव एरर हो, परसेंटेज एरर हो, इस पे न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो इन टॉपिक्स पे आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। साथ ही साथ एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों हम लोगों को करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एनसीईआरटी मैं आप लोगों की पूरी आज फिर से कवर करवाऊंगा। पैरेलैक्स के अलावा जितने भी एरर के सवाल हैं एनसीईआरटी से, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ, आज की हमारी क्लास है एरर्स के न्यूमेरिकल, खासकर से एनसीईआरटी के। और हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, जो हमारे स्कूल के एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ये हमारे स्कूल के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल 2.6 से। बिकॉज इसके पहले के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो हम लोग कर चुके हैं आपने। तो आप लोग मेरे दूसरी क्लासेस के लिंक आप देख सकते हो। दूसरी क्लासेस में हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हमारा पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 2.6। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके पास दो घड़ी है। ओके, अब ये जो दो घड़ी है, ये दोनों घड़ी एक दूसरी एक लाइब्रेरी की वॉल क्लॉक के साथ कैलिब्रेट करी गई है। मतलब किसी दूसरी घड़ी के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली वो 12 बजे जब एग्जैक्टली मिडनाइट हो रहे हैं, तो जो हमारी दो गिवन क्लॉक्स हैं, क्लॉक ए और क्लॉक बी, तो हफ्ते में 7 दिन ऑब्जर्व करा गया। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हफ्ते में 7 दिन ऑब्जर्व करा गया। तो एक घड़ी है जो स्टैंडर्ड जब बिल्कुल डॉट 12 बज रहे थे, तो बच्चों एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में यहां पर 12 नून लिखा था, तो हम लोग कुछ भी इसको मान सकते हैं। मैंने 12 मिडनाइट लिखा है, यानी रात के 12 बजे। ठीक, रात के 12 बजे डेट हमारी चेंज होती है, उस टाइम पे हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों, जब रात के 12 बजे हम लोग कैलिब्रेट कर रहे थे मिडनाइट का, तो यहां पर भी हमें वही मिला, बस फर्क कितना है, 5 सेकंड का। तो ये 5 सेकंड क्या है? ये 5 सेकंड एरर है। अगली 1 मिनट 15 सेकंड की एरर है, और ये एरर ज्यादा है। ठीक, अच्छा, एरर में नंबर कैसे लिखते थे याद करो। एरर में कोई फिजिकल क्वांटिटी होती थी ए, तो मैं उसको प्लस माइनस डेल्टा ए लिखता था। उस दिन हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर 12 मिडनाइट एक्चुअल टाइम है, 12 मिडनाइट एक्चुअल टाइम, तो 5 सेकंड इससे ज्यादा एरर है। यहां पे अगर मैं कहूं 11:59:08, इसका मतलब कहीं ना कहीं 52 सेकंड्स कम मेजर करा है, पहले मेजर करा है, तो इसमें 52 सेकंड्स कम हो गया। इसका देखो मैं 1 मिनट 50 सेकंड ज्यादा हो गया। तो प्लस हो या माइनस हो, एरर तो एरर है। तो क्लॉक 1 के ये हमारी वैल्यूज हैं। क्लॉक नंबर 2 वो अलग ही देश में चल रही है, उसका मतलब कोई सीन ही नहीं बैठ रहा। वो रात के 12 बजे को रात के मान लो 10:15 बजे दिखा रही है। ठीक, तो वो तो एक अलग ही, तो इसको हम कहते हैं कि इसका जैसे हमारे थोड़ी से लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई आपका तो फर्मा टेढ़ा है। यानी जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वही हमारा एरर है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कोई चीज एकदम 0 हो तो 0 पे स्टार्ट हो, कुछ चीजें उसके आगे या पीछे से स्टार्ट होती है। तो हुआ ये कि ये 10:15 के आसपास का टाइम है, वो मेजर कर रही है। तो
12 बजे से 10:15 बजे तक के टाइम का जो डिफरेंस है 1 घंटे 45 मिनट जो भी है, तो ये 1 घंटे 45 मिनट जीरो एरर है, क्योंकि सारी की सारी रीडिंग्स में हफ्ते के 7 दिन सारी की सारी रीडिंग्स में आ रही है। तो जीरो एरर को मैं साइड कर सकता हूं और मैं जरा एक चीज को देखूं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू पहले मुझे 12 1 15 मिली, 12 1 50 और 12 2 नहीं है, तो 12 1 50। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है यहां पर, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज माय डेल्टा टी, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, सॉल्यूशन में मैंने बोला व्हाट इज माय डेल्टा टी, व्हाट इज चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू व्हिच इज 150 है ना, 12:01 एंड व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, इट इज 5908 माइनस 5908। तो बच्चों यहां से कितने सेकंड्स हो गए, 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 और ये 50 सेकंड कितने हुए हमारे 50, तो ये हुए मेरे 110 सेकंड्स। तो 12 बजे से 110 सेकंड ज्यादा मेजर कर रहा है, और यहां पर कितने आ गए, यहां पर 52 सेकंड्स आ गए, 52 सेकंड्स आ गए। तो टोटल डेल्टा टी क्लॉक 1 में कितना आ रहा है, क्लॉक ए में कितना आ रहा है, क्लॉक ए में आ रहा है 1, इसको प्लस करो देखो 162। तो ये वैल्यू आई बच्चों मेरी 162 सेकंड एक क्लॉक, यानी टोटल 162 सेकंड की एरर आ रही है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी एक्यूरेसी जो है, ठीक, वो भले 12 बजे के आसपास आ जाए। इसका एक्यूरेसी का मतलब क्या होता था, सबका मीन लेना, मीन लेके भले 12 बजे के आसपास इसकी वैल्यू आ जाए, लेकिन इसका प्रिसीजन बहुत गड़बड़ है। अच्छा, प्रिसीजन का मतलब क्या होता था कि हमारे गिवन ऑब्जेक्ट से जो रीडिंग है वो पास पास आनी चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी रीडिंग और सबसे छोटी रीडिंग के बीच में 162 सेकंड का फर्क आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि व्हाट इज माय डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, बी क्लॉक में कितना फर्क आ रहा है। तो बच्चों बी क्लॉक में सबसे बड़ी वैल्यू मैं देखता हूं यहां पर 15 15 18 और 15 15 24। तो ये आ गया 15 मिनट 24 सेकंड, ठीक। और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 14 और ये 1453, तो 1453 आ गया बच्चों, 1453। तो ये 15 से कितने सेकंड ज्यादा हुआ, 24 सेकंड, और ये 15 से कितना कम हुआ, 7। तो टोटल 24 और 7 अगर मैं यहां पर प्लस करूं तो बच्चों ये आ गया 4 + 7 इज 31 सेकेंड। तो क्या समझ में आ रहा है, ज्यादा प्रिसाइज कौन है, प्रिसाइज मतलब मेरी वैल्यू आसपास आनी चाहिए। आप सोचो, आप एक डिवाइस से कुछ मेजर कर रहे हो, मैंने आपको बोला कि आप लोगों के पास एक स्केल है और नॉर्मल स्केल से आप लोग क्या कर रहे हो, इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या आप लोग इसको बिल्कुल सीधा सीधा देख रहे हो अगर, तो पैरेलैक्स एरर नहीं आएगी, ऊपर से देखोगे या नीचे से देखोगे पैरेलैक्स एरर आ जाएगी। तो इस तरीके की एरर या 50 तरीके की एरर है, कई तरीके की एरर आप लोगों ने करी। एरर के बाद जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसमें आपके वेरिएशन ज्यादा आ जाएंगे एक ही रीडिंग के। तो सोचो 12 बजे की रीडिंग दिखानी थी, उसमें 162 सेकंड का एरर आ रहा है, ठीक। और जो क्लॉक बी है उसमें 31 सेकंड का एरर आ रहा है। तो मैं कौन सी प्रेफर करूंगा। तो ये सवाल है कि 2 घड़ी है, तुम कौन सी प्रेफर करोगे बताओ, जबकि सही टाइम है 12 बजे मिडनाइट का। तो मैं इसके आंसर में बोलूंगा कि मैं क्लॉक ए में इतनी एरर आ रही है, क्लॉक बी में इतनी एरर आ रही है, जबकि क्लॉक बी का 0 एरर है, 0 एरर है। तो क्लॉक बी के 0 एरर को अगर मैं इग्नोर कर दूं, 0 एरर को अगर मैं इग्नोर कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 10:15 को 12 बजे कैलिब्रेट कर दो। वो था ना, जैसे 0 एरर कैसे हम इग्नोर करेंगे, अपनी घड़ी ली रिस्ट वॉच में उसको 12:15 की जगह, सॉरी 10:15 की जगह मैंने उसे 12 बजे पे सेट कर दिया। तो ले दे करके ये एरर तो बाद में तो कम देगी ना, एक ही टाइम पे 31 सेकंड की। तो 0 एरर इसकी कम है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, आंसर है बी क्लॉक इज प्रेफर्ड। 0 एरर कैन बी इग्नोर्ड, 0 एरर कैन बी इग्नोर्ड, सो बी को मैं प्रेफर करूंगा। तो यहां पर ये सवाल समझ में आया बच्चों, थ्योरी वाला सवाल था, ठीक। तो इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को आप लोगों को इसी तरीके से कहानी लिखनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करके जिस तरीके से मैंने लिखाया वो पूरी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला
एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 2.7। तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 2.7 क्या है? ये हम लोग पिछली क्लास में, जो मेरी एरर की क्लास है, नीचे वाले लिंक में उसका नीचे कमेंट मतलब सेक्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक करो बच्चों। ये न्यूमेरिकल आपको उसमें मिलेगा। तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 2.7 है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने मेजर करा और वो टाइम पीरियड गिवन लेंथ के बाद एक बार मुझे मिलता है 2.63, दूसरी बार 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो बच्चों आप इसमें प्रिसीजन निकाल सकते हो। प्रिसीजन क्या? सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना। और प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी? प्रिसाइज वैल्यू वो होगी जिसका डिफरेंस कम हो, और जिसका डिफरेंस ज्यादा हो वो बेकार वैल्यू होगी या नॉन प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक। और एक्यूरेट क्या होता था? अगर इन पांचों का एवरेज 12 बजे के पास आ रहा है तो एक्यूरेट है। इन पांचों का एवरेज 12 बजे के पास कतई नहीं आ सकता, है ना? तो ये पांच हमारी एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी ये है, लेकिन एक्यूरेसी से ज्यादा यहाँ पर जीरो एरर को कैलिब्रेट करके मैं इस घड़ी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ना कि अलग ही दुनिया में चल रही है। मान लो ये किसी और कंट्री का टाइम जोन होगा, है ना? समझ में आ रही बात? सिंपल। ओके बच्चों, तो वापस आते हैं। तो इसमें 5 वैल्यूज थी। हमें मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और फाइनल एक्सप्रेशन लिखना। तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोग अपने पुरानी क्लास में पढ़ चुके थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप दोबारा नोट नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी कैटेगरी में एक सवाल और मैं लाया हूं। ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की हेल्प से आप लोगों ने डायमीटर मेजर करा। डायमीटर मेजर करने के बाद जो आपको वैल्यूज मिली वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 बार तुमने वायर के मेजरमेंट करे अलग अलग। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ना प्रैक्टिकल में एक तार मिलता है। ठीक, तो मेरी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी मैं उसमें प्रैक्टिकल भी आप लोगों के साथ स्क्रू गॉज का शेयर करूंगा और मैं कहानी समझाऊंगा इसको आपको। तो उसमें क्या होगा कि तार आपको मिलेगा, उस तार के आपको डायमीटर मेजर करने हैं। तो बच्चों तार जनरली इतना लंबा होगा, तो उसमें 6 अलग अलग जगह से तुमने रीडिंग ली। अच्छा, 6 की जगह 5 रीडिंग भी हो सकती थी, बट फिलहाल क्वेश्चन कहता है कि भैया डायमीटर ऑफ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज ये रीडिंग्स है। इसके बाद आपको सवाल पूरा करने के लिए लिखना है कैलकुलेट मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड राइट द फाइनल एक्सप्रेशन। यानी जो इसका सॉल्व एग्जांपल था वही क्वेश्चन यहां पर भी है, बस ये डेटा बदल गया। तो बच्चों अगर ये डेटा बदल गया तो आप लोग उसके बावजूद बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस डेटा में सबसे पहली लाइन जो आई सॉल्यूशन की वो क्या आई? अगर यहां पे सबसे फर्स्ट लाइन सॉल्यूशन की बोलूं तो सॉल्यूशन की यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन के नाम पे कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू। याद है बच्चों? ट्रू वैल्यू, इन 6 वैल्यू का मीन। फिर इसके बाद आपको निकालना है एब्सोल्यूट। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। अब मान लो ये सारी लेंथ है ना, डायमीटर है ना, तो इसको अब D1, D2, D3, तो ट्रू वैल्यू कितना आएगा बच्चों? DM। M का मतलब हो गया मीन, तो D1 प्लस D2। इस तरीके से आपको पता है D6/6। तो इस तरीके से यहां हमारी वैल्यूज आई। तो ये जो हमारी ट्रू वैल्यू है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे? एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद आगे सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का है। फिलहाल आप लोग इसे नोट करो। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके बच्चों, एब्सोल्यूट एरर आप लोग निकाल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट को ट्रू वैल्यू से यानी DM से डिवाइड करेंगे, रिलेटिव आएगा। होपफुली ये तरीका आप लोगों को पता है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आप लोग कर दोगे। इसके बाद वापस आते हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 2.8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 टेम्परेचर दे रखे हैं। T1 कहता है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों एक वक्त आपने टेम्परेचर मेजर करा एक पर्टिकुलर जगह का, हमें मिलता है
20 डिग्री। लेकिन जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट है? आंसर है नहीं, उसमें एरर है। तो एरर कितनी? प्लस माइनस डेल्टा ए। ये डेल्टा ए होती थी हमारी एब्सोल्यूट एरर। तो 20 में या तो ये 20.5 होगा या तो 19.5 होगा। ठीक है, तो 19-20 का फर्क है। समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। ओके, T2 की बात करते हैं। T2 है 50 प्लस माइनस। तो भैया सवाल है, दो अलग अलग जगह के टेम्परेचर है T1 T2। तो अब आप लोग ये बताओ, इस केस में आप लोग ये बताओ कि व्हाट इज द एरर इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज मेजर्ड। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो बच्चों मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो मैं कहूंगा डिफरेंस इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1। तो ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस होगी, यानी 50 माइनस 20 विच इज 30। एंड while the subtracting of physical quantity or during subtraction of physical quantity the absolute error gets added up। मतलब आप ऐसे एग्जांपल सोचो, एक 20.5 हो सकता था, ठीक है, और ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ये 49.5 हो सकता है, यानी 49.5। ये कम है, ये 0.5 ज्यादा है। तो अब की बार एरर का जो रेशियो है वो प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका भी 0.5 ज्यादा है, इसका भी 0.5 ज्यादा है, कट के वो एरर खत्म हो जाए। लेकिन सोचो तो सही, इसका 0.5 ज्यादा है, इसका 0.5 कम है, तब इसका 0.5 कम है, इसका 0.5 ज्यादा है, तब तो एरर ऐड होगी। तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर का या मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हमारी हो सकती है उसकी बात कर रहे थे। तो बच्चों सॉल्व एग्जांपल 2.8 सवाल ये था, समझ में आया? अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल जो है मेरा वो है सॉल्व एग्जांपल, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल 2.9। ठीक, सॉल्व एग्जांपल 2.9 बोलता है कि भैया आप लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR, और तुम्हें इसके केस में रेजिस्टेंस मेजर करना है। जब हमें वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है बच्चों 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो ये सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है भैया R की परसेंटेज एरर निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? R यानी रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर ऑफ R कैलकुलेट। सो यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर ऑफ R। तो बच्चों गिवन जो है इसके बेसिस पे अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसकी, तो इसकी सॉल्यूशन क्या आएगी? इसकी सॉल्यूशन आएगी करंट नहीं, इसकी सॉल्यूशन आएगी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I। तो बच्चों परसेंटेज एरर के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, ये है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। दैट वुड बी डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। और करंट जो आएगा बच्चों तुम्हारा ये आएगा प्लस। अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता था तो परसेंटेज एरर हमारी ऐड होती थी या फ्रैक्शनल एरर ऐड होती थी। तो डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो बच्चों ये तो मुझे निकालना है LHS। तो LHS को मैंने लिखा परसेंटेज एरर इन R, दैट वुड बी डेल्टा V। डेल्टा V है 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100 इंटू 100 यानी 5%, प्लस देखो समझो डेल्टा I है 0.2, I है 10 इंटू 100, तो एक जीरो इससे कट गया, 0.2 इंटू 10 2 हो गए, 2%। तो परसेंटेज एरर इन R 7%। तो कितने प्रतिशत लोगों का आंसर 7% आया? हाँ ठीक है। तो फिलहाल R इक्वल्स टू V अपॉन I।
परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन दिस वे। आसान सवाल। इसी कैटेगरी के और भी आसान सवाल है, मैं 2.11 पर आता हूं आप सीधा, उसके बाद हम लोग 12वें सवाल की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 नोट करो, तब तक 11वां सवाल देखना होता है। ओके बच्चों, तो अगला सवाल है हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल 2.11। तो जो हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है 2.11, ये क्या है इसको जरा हम समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि Z एक फिजिकल क्वांटिटी है जो 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वो 4 फिजिकल क्वांटिटी क्या है? A, B, C और D। ये लेंथ हो सकते हैं, एरिया हो सकते हैं, फोर्स हो सकता है, मास हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी एक फिजिकल क्वांटिटी 4 के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन कहता है बताओ Z की रिलेटिव एरर क्या होगी। तो बच्चों ये केस आप लोगों ने पढ़ा था, रिलेटिव एरर इन Z इज डेल्टा Z अपॉन Z। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसकी, क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो सॉल्यूशन में Z डेल्टा Z अपॉन Z से मैंने मेंशन करा इट इज रिलेटिव एरर इन Z, दैट वुड बी, बहुत सिंपल बच्चों, जो 4 हैं वो लिख दो ऐसे, A, B, C और D। ठीक, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर से पहले यहां पे A की पावर देखो, तो A 4 बार है तो A की एरर 4 टाइम्स उसे इफेक्ट करेगी। B कितनी बार है बच्चों? 1/3। समझ में आई बात? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डेरिवेशन करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो डेरिवेशन, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन उस डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, या अगला वाला एनसीईआरटी का सवाल है, अगले वाले पर आते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल यहां देखो, A का पावर 4 लिखा, B की पावर 1/3 लिखा, C की पावर नथिंग एक 1, इसको इंटू 1 कर देंगे, किसी को भी इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। D की पावर है 3/2, तो D की पावर 3/2 हो गया आंसर। समझे? ये मेरा आंसर था। क्वेश्चन कह रहा है राइट रिलेटिव एरर इन Z, आंसर इज रिलेटिव एरर इन Z बराबर ये भयंकर सा फॉर्मूला जो कि था बहुत आसान। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपने अगले एनसीईआरटी के क्वेश्चन की। अगला है 2.13। ठीक है बच्चों, 2.13 क्वेश्चन क्या कहता है? 2.13 क्वेश्चन कहता है that P is a physical quantity. It depends upon again 4 quantities. तो A, B, C और D, A, B, C, D, जहां पे A, B, C, D की परसेंटेज एरर है 1, 3, 4, 2 रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन P। तो ये क्वेश्चन के 2 पार्ट में से पहला पार्ट था। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। हालांकि मैं पूरा का पूरा एक असाइनमेंट आप लोगों को नीचे लिंक में शेयर कर रहा हूं। पूरे इस क्वेश्चन के आपको फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आना चाहिए, और समझना ज्यादा जरूरी है rather than लिखने से। तो समझने पर ध्यान दो बच्चों। ABCD की ये वैल्यूज हो गई, दूसरे पार्ट पर बाद में आते हैं। तो बच्चों परसेंटेज एरर इन P पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूशन यहां देखते हैं इसकी, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो ये होगा डेल्टा A छोटा है, A अपॉन A इंटू 100। पावर कितनी है बच्चों? 3, तो यहां 3 आ जाएगा। B की पावर कितनी है? 2, है ना? समझ में आ रहा है नहीं? P A क्यूब हो गया, अगला P B स्क्वायर, तो जो पावर है वो यहां नंबर आ गया। देन डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। फिर आगे C का है रूट, यानी रूट मतलब 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। फिर D है, कुछ भी नहीं है उसकी पावर, तो डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। समझ गए? तो ये हमारी परसेंटेज एरर इन P हुई। तो परसेंटेज एरर इन P कितनी होगी? 3 इंटू, ये देखो यहां पर, इसको समझते हैं, तो ये होगा मेरा 3 इंटू ये ब्रैकेट,
फिर 2 इंटू ये ब्रैकेट, फिर हाफ इंटू ये ब्रैकेट, और फिर b तो इटसेल्फ है। तो पहला ब्रैकेट क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता था। तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 1%, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 3%। तो बच्चों पहला कितना आया 3 इंटू 1%, अगला आया 2 इंटू 3%, अगला आया हाफ, और डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 ये 4%, और b है बच्चों 2%, लिख रहा होगा 2% रेस्पेक्टिवली। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 3 और ये 6 9 9 2 11 में 2, ठीक है 9 2 11 और 2 13, तो टोटल कितने हुए बच्चों 13%। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आसान था, बहुत आसान था, लिखने में बहुत भयंकर दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन अब अभयसर ने जिस तरीके से बताया है आपको क्वेश्चन आसान भी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। इस कैटेगरी के अब आप कितने भी क्वेश्चन खुद लगा सकते हो, खुद कर सकते हो, नाउ यू आर एक्सपर्ट। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हुआ, समझ में आएगा। ये वो डेल्टा ए सॉरी परसेंटेज ए, परसेंटेज बी, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, तो ये हमारी 4 लाइन होगी। क्वेश्चन क्या है कि अगर p की वैल्यू 3.763 है, p की वैल्यू 3.763 यूनिट्स है, देन इसको कितनी फिगर में मैं राउंड ऑफ करूं, और राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा। तो मैं यहां से कहूंगा कि परसेंटेज एरर में 2 सिग्निफिकेंट बिट्स है, सिग्निफिकेंट बिट्स है कितनी 2। तो बच्चों अगर इसमें 2 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं तो फाइनल आंसर p में भी 2 होनी चाहिए। तो p इक्वल्स टू 3.763 को राउंड ऑफ करो इन 2 सिग्निफिकेंट बिट्स, तो 2 कितना हुआ 3 और 7, अगला इग्नोर करना। तो अब अगर ये 5 या सॉरी अगर ये 5 से बड़ा होता था तो यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, तो ऑब्वियसली 6 5 से बड़ा है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो p का आंसर कितना आया 3.8 यूनिट्स आंसर। होपफुली समझ में आया होगा, आसान था बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। तो बच्चों ये 3.8 यूनिट्स आ गया p में, ठीक है, और ये कैसे आया ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर कितनी बिट्स हैं 2, तो मैंने लिखा है देयर आर 2 सिग्निफिकेंट बिट्स, तो फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट बिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो ये था हमारा सवाल नंबर एक्सरसाइज का 2.13। इस बीच मैंने सॉल्व एग्जांपल 2.10 छोड़ा था बच्चों, तो अब सॉल्व एग्जांपल 2.10 की बात। इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट बेहद आसान, दूसरा पार्ट थोड़ा कम आसान। मतलब सब चीजें आसान ही होती हैं, वो कुछ बच्चों को बस टफ लगती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको टफ नहीं लगेगी। तो टफ कुछ भी नहीं है, कुछ आसान है, कुछ कम आसान है। सॉल्व एग्जांपल 2.10 इंपॉर्टेंट नहीं मिटाएंगे इसके ऊपर से हम लोग, इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल भी है। यकीन मानो बहुत सारे बच्चों को अपने एग्जाम में ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो एज इट इज मिल जाएगा, ठीक। सवाल देखते हैं। सवाल है 2 रेजिस्टेंस तुमने देखे, R1 है 100 प्लस माइनस 3 ओम का, R2 है 200 प्लस माइनस 4 ओम का। क्वेश्चन का पहला पार्ट है RS निकालो, RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, समझ में आएगा, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्यूशन, वी नो दैट सीरीज में ये दोनों जुड़ते हैं, यानी प्रोपोगेशन ऑफ एरर में R1 प्लस R2। आप लोग पुरानी वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना, A प्लस बी में क्या होता था कि भैया एक तो इनको सीधा जोड़ देंगे। तो आप लोग ये अपने 10वीं क्लास में भी करा था। 100 प्लस 200 कितना हो गया बच्चों 300 ओम। लेकिन इसमें एरर कितनी आ रही है 3 और 4, तो अगेन इसमें 3 प्लस की, इसमें 4 माइनस की, तो ओवरऑल 7 एरर आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर हुआ,
सीरीज। आसान। आगे की बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है पैरेलल रेजिस्टेंस निकालो एंड राइट द फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कंसीडरिंग एप्रोप्रिएट एरर्स। मतलब सीरीज की 300 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन एरर कंसीडर अगर मैं करूंगा तो वो 7 इसके अंदर आ जाएगा, 3 + 4। ओके बच्चों, आगे पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो ये क्या होता था? 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो 1/R1 1/R2। अब अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको मिलेगा कि ये प्लस तो हो रहे हैं लेकिन रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक प्रोपोगेशन ऑफ एरर में नहीं पढ़ा था। आपने या तो डिवाइड का पढ़ा या तो मल्टीप्लाई का पढ़ा। जैसे इस क्वेश्चन में थे ना, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे थे या डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे डिवाइड भी हो रहे हैं, साथ साथ प्लस भी हो रहे हैं। ये प्रोपोगेशन एरर में इसके डेरिवेशन हमने नहीं करी थी, इसके डेरिवेशन सिलेबस में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए हमें गिवन होगा, इस क्वेश्चन के लिए हमें गिवन होगा क्या कि भैया डेल्टा आर पैरेलल में कैसे निकलेगा। तो क्या गिवन है? डेल्टा आर P/RP स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे गिवन है। तो अगर ये फॉर्मूला मुझे गिवन है तो इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि फाइनल वैल्यू क्या है। ठीक बच्चों, तो यहां से देखो क्या है। सबसे पहले डेल्टा आरपी अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मेरे को आरपी निकाल लेना चाहिए। तो आरपी इस मेथड से आया, देखो 1/RP इक्वल्स टू R1 1/R1 यानी 1/100 प्लस 1/200। एलसीएम आएगा इसका 200, तो 3/200 है ना। 200 आ गया एलसीएम, 2 गया इधर, 1 गया इधर, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाई 200 एलसीएम। तो व्हाट इज योर आरपी? 200/3 ओम्स। समझ में आएगा? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आरपी? अब अगर मैं इसको यूज करूं, यूजिंग, अगले उसमें देखते हैं, यूजिंग डेल्टा आरपी अपॉन आरपी का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। सही बात? सोचो अब इसमें डेल्टा R1 कितना है? R1 3, डेल्टा R1 3 और R1 100। तो जरा मैं यहां लिखूं वैल्यू 3/100 का स्क्वायर। ठीक, आगे R2 कितना है बच्चों? 4, और R2 मतलब डेल्टा R2 है 4 और ये वैल्यू थी 200। समझ गए? आगे डेल्टा RP नहीं पता, और RP कितना है बच्चों? 200/3। बच्चों कई बार क्या करता हूं मैं, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में बनाने के लिए चीजों को कुछ ऐसे यूज करेंगे। जैसे पता है क्या, आप लोगों के मन में सबसे पहले आया होगा कि सर हम 200/3 को 66.67 क्यों नहीं लिख लेते? ये भी लिख सकते थे। तो ठीक है बच्चों, 66 आप लिख सकते थे इसको, वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 66, कुछ लोग इसको 66 भी पढ़ते हैं, जो भी है। तो फिलहाल आप लोग ये लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ये लिखते ना तो आगे समस्या आती। क्या समस्या आती है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आगे आप इसको ऐसे लिखते तो ये 2 0 इसके, 2 0 इसके, 2 0 इसके, एलसीएम कॉमन लेके मैंने काट दिया, क्योंकि देखो नीचे सबका डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो सबके यहाँ पर 0 0 की वैल्यू कैंसिल हो गई। इज दैट क्लियर? अगर मैं 66 से लिख लेता तो मैं नहीं कर पाता। तो मैं क्या कहूंगा, मैं प्रेफर करूंगा ऐसी वैल्यू यूज करना जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि भैया हम लोग बहुत आलसी आदमी हैं और हम कम से कम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक, उसी में सबका फायदा है। वरना सोचो एग्जामिनेशन हॉल में मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूं, फिर दोबारा मैं उसको होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो भैया इतना समय नहीं होता। ठीक, जो अभय सर आपको बता रहे हैं वो शॉर्टकट्स हैं, वो ट्रिक्स हैं। कई बार मैं इसको बिना बताए डायरेक्टली भी यूज कर देता हूं। ठीक
तो वो सारी चीजें आप लोग कई बार कमेंट में नीचे मेंशन करके बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक कैसे हुआ। मैं डेफिनेटली उसको अगली बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कई बार अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन होती है तो पता नहीं क्यों बस हो जाती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हाँ बात कर रहा था मैं डेल्टा आरपी की। तो डेल्टा आरपी मुझे निकालना था, यहां से अगर कितना आएगा 2 और 3 का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये आया डेल्टा आरपी 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 बराबर 3/1 प्लस 4/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4। तो ये कट के आ गया 1, 3 + 1 4। तो डेल्टा आरपी कितना होगा बच्चों 4/9, यहां से ऊपर जाएगा, देखो क्या होगा, यह आएगा 4/9। मैं अगर इस पे थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो मैं इसको थोड़ा ग्रीन मार्कर से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। 4/9 का ये 9 हटा और ये 9 गया ऊपर, तो अगली लाइन में ये 9 आएगा नीचे और ये 4 जाएगा ऊपर। सही लिखा है कि नहीं? यहाँ 4/9 था, 9 यहां से ऊपर गया, तो 9 अगली लाइन में नीचे आ गया और ये 4 ऊपर चला गया, और ये वाला जो 4 है ये 4 इन दोनों को जोड़ के 4 आया। ठीक, आ रही है ना बात समझ में? तो अब मैं इसको जरा मिटा दूं, आंसर उसी कायदे से लिखे हम लोग। ठीक, तो ये आ गया 16/9 डेल्टा आरपी यूनिट्स ओम्स। तो बच्चों व्हाट इज योर आरपी? आप बोलोगे सर ये है 200/3 प्लस माइनस गलती हो सकती है 16/9 ओम की। आसान, बेहद आसान, राइट? तो ये हमारा सवाल था बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस कैटेगरी का एक और क्वेश्चन बनता है। अब उसमें कई बार क्या करते हैं कुछ स्कूल वाले ना, फॉर्मूला नहीं देते। ठीक, वो क्या बोलते हैं कि भैया ये फॉर्मूला तो गिवन है एनसीईआरटी में, तो आप लोग गिवन मान के चलो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, मैं हालांकि स्कूल्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, तो आप बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं बोलते हैं कि भैया ये चीज तो पहले से गिवन है, ये तो आपको पता है, तो आप लोग रखो। इसी कैटेगरी का एक होमवर्क सवाल देता हूं आपको, ये होमवर्क सवाल आपको मेरे असाइनमेंट में मिल जाएगा नीचे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लेंस फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा है 1/v - 1/u। तो u और v आपने मेजर करे, तो u कितना मेजर करा 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। v आपने मेजर करा 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन है f लिखो, f क्या होगा बताओ। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसा होगा? ये क्वेश्चन मेरा इसी कैटेगरी का है। तो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा f/f² बराबर डेल्टा v/v² प्लस डेल्टा u/u²। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, जितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे समझ लो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में भी आप लोग परफेक्ट हो गए। ठीक, नोट डाउन दिस वन। ओके बच्चों, अगला सवाल, एक और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 2.12। इस कैटेगरी में 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक छोटे से शब्द का हेरफेर करके सवाल की कैटेगरी बदल जाती है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड ये है। सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड क्या है? ये फॉर्मूला हमें गिवन है। इस सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग वैल्यू ऑफ छोटा जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड। कैसे? एक पेंडुलम लेते हैं, धागे से लटकाते हैं, उसको ऐसे ऑसिलेट करते हैं। पेंडुलम के ऑसिलेशंस हम लोग काउंट करते हैं, तो हमें पता चला कि 100 ऑसिलेशन पेंडुलम ने 90 सेकंड में की है। 100 ऑसिलेशन पेंडुलम ने 90 सेकंड में की है। ठीक, और उस 90 सेकंड में 1 सेकंड का रिजोल्यूशन था, यानी गड़बड़ हो सकती थी। तो बाई मेजरिंग टाइम विद अवर स्टॉप वॉच एंड लेंथ विद अ सिंपल स्केल, मतलब मैं इस स्केल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, हालांकि मैं 1 मीटर वाले स्केल का यूज करता हूं, बड़ा 1 मीटर का, उसमें लेंथ मुझे कितनी मिल रही है 20.0 सेंटीमीटर। 20.0 सेंटीमीटर।
अब ये लेंथ मेजर करने में 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती है। तो बच्चों तुम्हें टाइम पीरियड पता चल गया, तुम्हें लेंथ पता चल गई, तो बताओ जी में क्या परसेंटेज एरर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि जी में परसेंटेज एरर निकालो। क्वेश्चन है परसेंटेज एरर इन जी कितनी होगी बताओ। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो अब यहां से देखो क्या होगा, टाइम पीरियड इज दिस, हाँ, तो व्हाट इज योर जी, जी क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं यहां से जी की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे मिलेगा जी बराबर, जी पहले स्क्वायर कर दो, तो जी बराबर यहां से स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये मिलेगा बच्चों आपको, ये आया जी, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एरर इन जी निकालो, तो परसेंटेज एरर के लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डेल्टा जी अपॉन जी बराबर 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है बच्चों, मत लिखो, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। ये है फॉर एरर। तो बच्चों ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है, रिलेटिव नहीं तो इंटू 100 कर दो, इस तरफ भी इंटू 100 कर दो और इस तरफ भी इंटू 100 कर दो। तो एलएचएस क्या आया, परसेंटेज एरर इन जी बराबर डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर कितनी है, सवाल में पढ़ के मुझे मिला 1 मिलीमीटर, नीचे क्या है 20 सेंटीमीटर, अलग अलग यूनिट है, सीधी सीधी नहीं कटेगी, कन्वर्ट करूंगा पहले मैं, ठीक है। आगे इंटू 100 प्लस 2, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके 100 ऑसिलेशन हो रहे हैं या 50, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन है 90 सेकंड में 1 सेकंड की गलती है, यानी डेल्टा टी 1 सेकंड, टोटल 90 सेकंड इंटू 100। तो बच्चों यहां से जो वैल्यू आई, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में, सॉरी मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 200 मिलीमीटर इंटू 100, 0 से 0 खत्म, मिलीमीटर से मिलीमीटर खत्म। ऊपर का क्या सीन था, सेकंड से सेकंड खत्म, ये 0 खत्म, तो ऊपर आ गया बच्चों 20/9, ये आ गया 20/9 और ये आया 1/2। 9 और 2 का एलसीएम आता है 18, 9 गया ऊपर, 2 गया इधर, यानी 9 प्लस 2 इंटू 20, ठीक है। तो यहां से अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा बच्चों 49/18। तो ये हमारी परसेंटेज एरर इन जी आएगी। तो 49/18 को अब आप सॉल्व करोगे और यहां से आपकी वैल्यू आएगी, उसको हम लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 2.72%, यानी इस एरर के साथ ग्रेविटेशनल एरर, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एरर आ रही है 2.7% अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो ये 90 सेकंड आ रहा है इसका, यानी 2 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, तो मैं 2.7% लिखूंगा। तो ये मेरा आंसर है, परसेंटेज एरर इन जी। समझ में आ गई होगी बात। तो बच्चों ये परसेंटेज एरर थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या था। तो अगले सवाल में छोटे से बदलाव हैं, बहुत छोटे से बदलाव। क्वेश्चन है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, वही पेंडुलम 20 सेकंड, सॉरी लेंथ 20 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी, 100 ऑसिलेशन के लिए चेक करते हैं, जहां पे 1 का टाइम पीरियड, समझना बच्चों 1 का टाइम पीरियड, मैं अगला सवाल रेड मार्कर से लिख रहा हूं, 1 का टाइम पीरियड 0.5 सेकंड है, ठीक। तो 1 का टाइम पीरियड इतना है, एंड फॉर 100 ऑसिलेशन, ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 mm एक्यूरेसी, टाइम पीरियड इज कितना, एंड फॉर 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड इज द रिजोल्यूशन लिमिट, यानी 100 ऑसिलेशन में 1 सेकंड की एरर है।
और एक ऑसिलेशन का टाइम है 0.5। बच्चों सेम सॉल्यूशन सेम लाइन, एक छोटा सा फर्क है, यहां पे एक मतलब 100 ऑसिलेशन में कितने 90 सेकंड हो रहे थे। अब की बार अगर एक का टाइम 0.5 है तो 100 का टाइम कितना हो जाएगा बताओ। 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये आ जाएगा 50। अब आप लोगों को क्या करना है, समझो मेरी बात। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब डेल्टा जी तो एरर है, ये तो मुझे निकालनी थी। डेल्टा एल 1 मिलीमीटर है 20 सेंटीमीटर के लिए। अगला 100 ये एज इट इज। अगला डेल्टा टी 1 सेकंड है, एरर 100 ऑसिलेशंस की। तो डेल्टा टी तो मैं 1 सेकंड लिख दूंगा, लेकिन जो टी की वैल्यू आएगी वो होगी मेरी 0.5 एक का टाइम पीरियड। 100 ऑसिलेशन के लिए कितना 0.5, तो टोटल टी कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.5 सेकेंड। कितना आएगा बच्चों 50। तो यहां 50 आएगा। आगे की वैल्यू अकॉर्डिंगली आप लोग सॉल्व कर दोगे। तो इसके बाद से ये प्लस लिख करके आगे की वैल्यू आप लोग खुद सॉल्व कर दोगे। तो ये वैल्यू हुई। अच्छा, इस कैटेगरी में अगर और कुछ डेटा बदल दिया जाए तो भी आप लोग कर दोगे। आई डोंट थिंक सो उसमें कोई आपको डाउट होगा। तो यहां तक की हमारी वैल्यू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब इस कैटेगरी में अगर मैं कहूं एनसीईआरटी के हमारे सारे सवाल हो गए। ओके, एक और बहुत बढ़िया सा सवाल करवाता हूं इसी कैटेगरी का। ठीक, या ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हमारा सवाल है, तो बच्चों हमारा सवाल है, क्वेश्चन है कि एक मेजरमेंट में रेडियस की एरर 2% है, तो व्हाट इज द एरर इन वॉल्यूम। अगर उसकी शेप क्या है स्फीयर। अगला व्हाट इज एरर इन सरफेस एरिया स्फीयर का। बहुत आसान सवाल है बच्चों। अगर आप इसको देखोगे तो कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। ये तो हमें सवाल में गिवन नहीं होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 होगा। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है बच्चों, हट गया। आर क्यूब यानी 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो बच्चों डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना है 2%, तो 3 दूनी 6%। समझ गए। अगला वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूं। अगला वाला है एरर इन सरफेस एरिया। उसमें आर स्क्वायर आएगा और एरर 4% आएगी। अगले वाले का आंसर कितना है 4%। हो गया आसान। ओके, इसी कैटेगरी का एक और सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगर किसी की मास में 2% की एरर है और वेलोसिटी में 3% की एरर है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में एरर कितनी होगी। आप लोगों को करना है, सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं। आंसर, इसका आंसर है 3 दूनी 6 और 2 8। इसका आंसर है 8%। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², जहां से आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो। तो बच्चों एरर्स के इस कैटेगरी के सारे न्यूमेरिकल जो हमारे बेसिक एनसीईआरटी में यूज होते हैं वो हो गए। ठीक है, अब थोड़े से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो अब आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा सिग्निफिकेंट बिट्स का है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ए किसी क्यूब की साइड लेंथ है a, जो कि 7.203 दे रखी है। आप देख रहे हो इसमें एरर, अगर एरर का न्यूमेरिकल होगा तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, उसके बाद ना ऐसे प्लस माइनस करके कुछ डेटा लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो समझ जाओ वो एरर का नहीं है। तो अब यहां पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट बिट्स का है। तो देखो ये कैसे पता चलेगा। हमें साइड लेंथ दे रखी है, कहते हैं सरफेस एरिया लिखो, किसका, क्यूब का।
तो बच्चों सॉल्यूशन में क्यूब का सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर। तो बच्चों ए की वैल्यू लिखी मैंने 6 इंटू 7.203 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी मेरी वो है 311.299254 मीटर स्क्वायर। समझे? तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब अगर आप ये लिख करके आओगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक टीचर का आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने सिग्निफिकेंट बिट्स तो पढ़ी है भैया। जब ऊपर वाला 4 सिग्निफिकेंट बिट्स में है तो नीचे वाला भी तो 4 में होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये आंसर छोड़ दूंगा तो बिल्कुल सब गलत। ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो मुझे करना पड़ेगा, इनसे मल्टीप्लाई। फिर मैं कहूंगा राउंडिंग ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट बिट्स। हमें कैसे पता चला 4 है? तो 1 2 3 4। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बच्चों? 311.3 मीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 2.13। अगला पार्ट, वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होगा बच्चों ए क्यूब। तो अगर मेरी वॉल्यूम ए क्यूब है, ध्यान देना, अगर मेरा वॉल्यूम यहां से ए क्यूब है तो सरफेस एरिया के बेसिस पे अगर मैं यहां पर वॉल्यूम लिखूंगा तो ये आएगा 7.203 का होल क्यूब। और ये बहुत सारा समय लेने वाला है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये आएगा 373.714,754। फिर से मैं सेम लिखूंगा, राउंडिंग ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट बिट्स। और बच्चों आपका आंसर आएगा 373.7 मीटर क्यूब। खुद करना है, ठीक? ये सवाल हुआ। अब इसके बाद जो मेरा अगला सवाल है वो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 2.1। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एनसीईआरटी का सॉल्व। तो बच्चों सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी के 2.14 में क्या है? मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी निकाल लो। है तो कर तो रखा है यार। हाँ, तुम क्यों ऐसा लगता है कि ये सवाल कठिन होगा? मास दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मुझे नहीं पता। हाँ, फिर वॉल्यूम दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मुझे नहीं पता। मतलब दे रखा है यार, पता है मुझे, क्वेश्चन में लिखा है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। तो बच्चों क्या है? डेंसिटी बताओ यार, डिवाइड करो, है ना? आसान सवाल था। तो ये हमारी कैटेगरी हुई। इसके बाद एनसीईआरटी का एक और सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए आगे का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन है मेरा, ओके बच्चों, तो अगला सिग्निफिकेंट बिट्स का सवाल है, दोबारा देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.10 बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या है? जेम्स बॉन्ड। पहला सवाल है जेम्स बॉन्ड, बताओ कितने सिग्निफिकेंट बिट्स होंगे? तो भैया अगर बिंदु लग गया यहां पे या नहीं लगा, कितने सिग्निफिकेंट बिट्स होंगे? 007 पे। हालांकि 007 नहीं है बच्चों, इट इज 0.007 एक। अगला 2.64 10 की पावर 24। तो बच्चों अगर 10 की पावर 24 इसके बाद 0 बना के लिखे गए होते तो वो सारे सिग्निफिकेंट बिट्स थे, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या होगा? अभी होगा 3। अगले इसमें जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट में टाइप कर सकते हो। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 6032 4, इसमें 1 2 3 नहीं गिने जाएंगे क्योंकि कोई नॉन जीरो आया ही नहीं। पहला नॉन जीरो ये है, तो 6 आया नंबर 1 2 3 4, इसमें 4। कहानी समाप्त। सिग्निफिकेंट बिट्स 2.10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.11। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.11 में क्या है? एक मेटल शीट। तो मेटल शीट कैसी होती है दिखने में? ऐसे होती है सर। इसकी लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये हो गई और थिकनेस। तो क्वेश्चन कहता है कि सर एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा? तो बच्चों एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रही लेंथ, ये रही ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी मेरे को इसकी वैल्यू मिलेगी वो हम लोग लिखेंगे। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ और वॉल्यूम जो है
वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट की जगह थिकनेस है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट की जगह पर मैं थिकनेस लिख रहा हूं। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी वो, तो बच्चों वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 0.0855289 मीटर क्यूब। लेंथ को बाद, एरिया को बाद में लेते हैं हालांकि। तो ये वैल्यू आई बच्चों। अब इसमें देखो सिग्निफिकेंट बिट्स में आप लोगों को बताता हूं। इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है। लीस्ट किसकी है? 3। तो इसको 3 में राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट बिट्स। इसके बाद मुझे ये लाइन लिखना है, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट बिट्स। तो बच्चों ब्लैक से जो था वो मेरा सवाल था और ब्लू से मैं इसके सॉल्यूशन मैंने इसी लाइन में कर दी। तो मैंने बोला राउंडिंग ऑफ, इसके बाद आएगा राउंडिंग ऑफ इस तरीके से, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट बिट्स, क्योंकि सबसे लीस्ट 3 था। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ गया 0.08552 है, इग्नोर हो जाएगा। खत्म। वॉल्यूम के बाद एरिया, तो एरिया को थोड़ा सा डिटेल में हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं लिखूं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 2LB प्लस BH, अच्छा H की जगह T लिखा है, तो LB प्लस BT और TL। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, L की वैल्यू है, B की वैल्यू है। इस तरीके से आपने छोटी क्लासेस में बहुत सारे सॉल्यूशंस करे थे, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.72094, 8.72094। और ये अभी पिक्चर बाकी है बच्चों, खत्म नहीं हुई, 78 मीटर स्क्वायर। तो बड़ा भयंकर सा नंबर आ रहा है। अगर राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट बिट्स, तो इसका आंसर है 8.72 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है बच्चों 8.72 मीटर स्क्वायर। होपफुली बात समझ में आई होगी। तो यहां पे हमारी एनसीईआरटी खत्म होती है। डायमेंशन से कुछ बेसिक सवाल बाकी हैं, तो डायमेंशंस हम लोग पहले ही अपनी क्लासेस में कर चुके थे। तो बच्चों एनसीईआरटी यहां तक, ये 10वां सवाल था, ये 11वें सवाल का दूसरा पार्ट था 3 लाइनों का। तो यहां तक ये समाप्त होती है। होपफुली आप लोगों ने ये वाला सेशन बहुत एंजॉय करा होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी, सारे बेसिक चीजें सीख गए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो सब लोगों के साथ, ठीक है।